नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। अगर आपने 1 जुलाई 2010 यानी उसके बाद लोन लिया है तो आपको ब्याज दर में राहत मिल सकती है। जो ग्राहक बैंकों से लिए गए होम लोन पर ऊंचा ब्याज भर रहे हैं उन्हें कम ब्याज पर लोन शिफ्ट करने का मौका मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि बेस रेट पर लोन वाले सभी ग्राहकों को MCLR वाले लोन पर शिफ्ट किया जाए। बेस रेट के मुकाबले MCLR की दर कम है, ऐसे में ग्राहकों का लोन बेस रेट पर शिफ्ट होने से उनकी ब्याज की लागत कम आएगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। बैंक नए ग्राहकों के लिए तो सस्ते ब्याज दर वाली लोन की स्कीम लाते हैं, लेकिन पुराने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि पुराने ग्राहकों का लोन BPLR या बेस रेट जैसे बेंचमार्क से तय होता है, जबकि नए ग्राहकों का लोन असली लागत वाले बेंचमार्क MCLR से तय होता है। ब्याज दरों में गिरावट के बाद MCLR वाले ग्राहकों को तो सस्ता लोन मिला, लेकिन BPLR और बेस रेट वाले ग्राहकों को इसका खास फायदा नहीं हुआ। रिजर्व बैंक अब चाहता है कि नए और पुराने ग्राहकों के बीच ब्याज का अंतर खत्म हो। बैंक मानते हैं कि पुराने ग्राहकों को नए सिस्टम में शिफ्ट होने पर फायदा मिलेगा। बाकी जो ऑलरेडी MCLR पे हैं उसमें फर्दर कट होने की उम्मीद नहीं है, कि जैसा कि आपको अभी बताया गया है, क्योंकि RBI का न्यूट्रल स्टांस है और नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए उन्होंने इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी भी हायर सेट की है 5.1 to 5.6 रेंज में। तो आने वाले समय में नहीं लगता है कि RBI की रेपो रेट में कमी होगी। अगर RBI के रेपो रेट में कमी नहीं होगी तो MCLR में भी कमी होने के चांसेस कम है। BPLR सिस्टम को खत्म कर जुलाई 2010 में बेस रेट सिस्टम लाया गया था, ताकि ब्याज दरें तय करने का तरीका पारदर्शी बने। लेकिन बेस रेट सिस्टम में भी ग्राहकों को खास फायदा नहीं मिला, इसलिए बैंकों की वास्तविक लागत पर आधारित MCLR सिस्टम लाया गया। लेकिन एक ही लोन की रकम के लिए तीनों ही दरों में अब भी भारी अंतर है। जैसे 2008 में SBI के 13.75% BPLR वाले 50 लाख रुपए के लोन पर ग्राहक अब भी 11.25% ब्याज भर रहे हैं, जबकि बेस रेट आने के बाद 2011 में 8.50% बेस रेट के लोन पर अब भी 10.15% ब्याज अदा करना पड़ रहा है। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुए MCLR के तहत नए ग्राहकों को 8.75% पर नया कर्ज दिया जा रहा है। जो डिफरेंस था बेस रेट में और MCLR में है, वो डिफरेंस उनको उस समय से ही फायदा मिलने लग जाता कि अगर वो जब MCLR चालू किया था उसी समय आप शिफ्ट कर लेते। और बैंकों ने ये कॉल दिया भी बराबर, बैंकों ने हमेशा सूचित किया कि भाई अब MCLR का नई जो सिस्टम है इसमें आई है, लेकिन कुछ ग्राहक अपना पुराने सिस्टम में चलते चले आए, उन्होंने नहीं चेंज किया। अब आप सही कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से जब होगा, अभी हम लोग ब्याज दर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आगे कैसे इकोनॉमी बिहेव करती है, लेकिन आगे भी ये एडवांटेजेस है। जब भी आप चेंज कर रहे हो तब से आपको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। रिजर्व बैंक के ब्याज दरें घटने पर ग्राहकों को तेजी से इसका फायदा मिले, ये सुझाने के लिए जनक राज कमेटी बनी थी, जिसकी सिफारिश थी कि सभी फ्लोटिंग लोन की दर मार्केट के मुताबिक रहे। ब्याज दरों को ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या रेपो रेट से लिंक करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन शायद बैंकों के विरोध से MCLR को ही आधार बनाया जा रहा है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, तो अब सवाल यही उठता है, ये जो RBI ने घोषणा की है इसके बाद क्या आपका जो होम लोन है वो सस्ता होगा? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं VK सूरी जी, ही इज ए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ बलवंत जैन जुड़े हैं, ही इज इंडिपेंडेंट टैक्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और सूरी जी, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये जो डिसीजन लिया गया है RBI की तरफ से, क्या आपको वाकई लगता है इसके पीछे कोई रैशनल आपको नजर आ रहा है? क्या मेन सवाल जो ग्राहकों का है, रिटेल बोरोवर्स का है, वो यही उठता है कि क्या उनकी EMI पर कुछ असर पड़ेगा इसके बाद? देखिए, एक तो ये बहुत अच्छा उचित स्टेप है रिजर्व बैंक की तरफ से, लेकिन डिलेड है। ये बहुत पहले उनको ले आना चाहिए था, जब उन्होंने ये देखा कि 2016 में अप्रैल में इसको लेकर आए थे MCLR को, और इसका कोई इम्पैक्ट जो है
वो दिखाई नहीं दिया बारोवर्स पर। बहुत सारे बारोवर्स आज की डेट में भी 50% के करीब जो हैं वो बेस रेट के साथ ही लिंक्ड हैं। तो MCLR के साथ लिंक करके ये एक कोशिश की गई है कि जो रिजर्व बैंक रेपो रेट को कट करता था और उसके बाद ये बार बार बैंकों को हिदायत दी जाती थी कि आप इसका जो फ़ायदा है, जो रेट कट है, उसको बारोवर्स के लिए ट्रांसफ़र करें और उनको उसका फ़ायदा दें। लेकिन बैंक्स जो हैं वो अपनी जगलरी करके इसको उनके तक फ़ायदा नहीं पहुंचाते थे। अब MCLR के आने के बाद जो है कि ट्रांसपेरेंट जो है सिचुएशन आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट चीज़ें सामने आएंगी और आपको जो है ग्राहकों को उसका बेनिफिट मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर रिजर्व बैंक ने एक टाइम पर 75 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट कम किया था, तो टोटल रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट कम किया, और जबकि स्टेट बैंक ने सिर्फ उसमें से पार्ट ऑफ इट 60% और 65% बेसिस पॉइंट जो है वो ट्रांसमिट किया, और जबकि MCLR में उसका जो इम्पैक्ट था 1.25% था। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो कि बारोवर्स तक पास होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग बारोवर्स हैं उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया कि पहले लोन ले लिया और जो नए बारोवर्स लोन लेंगे उनको उसका फ़ायदा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिजर्व बैंक ने ये बहुत एक अच्छा स्टेप, राइट स्टेप लिया है। थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा डिलेड लिया है। डिले तो लिया है, क्योंकि अगर इस वक्त बलवंत जी हम आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, अगर इस वक्त हम इंटरेस्ट रेट साइकिल देखें तो वो 4 साल की ईजिंग साइकिल के बाद अब माना जा रहा है कि अब यहाँ से बढ़ोतरी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही समय था, ये जो डिसीजन लिया है RBI ने, क्या ये सही समय था ये कदम उठाने का? देखिए पूजा, जैसे सूरी साहब ने बताया कि डिसीजन सही है पर वक्त गलत है। मतलब अभी वो बोलते हैं ना कि जब बारिश सूख जाए और तब बारिश हो जाए, मतलब फसल सूख जाए और बारिश हो जाए तो उसका क्या मतलब है। अभी तो देखिए, अभी जब ये इन्होंने ये MCLR रेट इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल 2016 में, तभी उनको मैंडेट दे देना चाहिए था बैंक्स को कि जितने भी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको आप बाय डिफॉल्ट MCLR रेट में शिफ्ट कर दीजिए। अगर वो कर देते तो उनको बेनिफिट हो जाता। अभी आज जैसे कल जैसे RBI का स्टेटमेंट आया कि वो ये बेस रेट को इससे MCLR से लिंक करेंगे, उसको हार्मोनाइज करेंगे। पर अभी तो देख, अभी जैसे SBI ने अपनी जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स वगैरह बढ़ाई है तो उसकी MCLR रेट बढ़ने वाली है। अभी आज ही जैसे HDFC बैंक ने अनाउंस किया है 0.10 बेसिस से अपनी MCLR रेट बढ़ा दी है। मतलब ये पहला सिग्नल है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो रिवर्स हो रहा है। तो अभी तो जैसे शिफ्ट भी कर दिया, जैसे बेस रेट और MCLR रेट में 0.6% का डिफरेंस है। मतलब MCLR रेट आज की तारीख में कम है, पर अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल जो रिवर्स हो रहा है तो अभी जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर बेस रेट में जिस स्पीड से घटती थी उसी रेट स्पीड से ये कम स्पीड से बढ़ने वाली थी। अगर कोई बोरोवर अगर आज की तारीख में MCLR में शिफ्ट करता है, उसको प्रोसेसिंग फीस वगैरह तो लगेगी, परंतु जैसे ही बैंक की MCLR बढ़ जाएगी वैसे उसकी जो इफेक्टिव जो लैंडिंग बोरोइंग रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्टिवली एक्चुअली 2 साल पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था RBI को, जिससे जो बोरोवर्स है और मेजर जो रिटेल बोरोवर्स है वो होम लोन बोरोवर्स है उनको फायदा हो जाता है। आज की तारीख में तो एक अगर फायदा अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये वन टाइम जो शिफ्टिंग का जो फायदा है, वो जो डिफरेंस है दोनों में, वो होने वाला है। परंतु अभी जो रेट बढ़नी शुरू हो रही है और जो इसका इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगा और बहुत स्टीप होगा। जो राइज भी होगा MCLR में वो एकदम ज्यादा होगा। जैसे अभी SBI ने बहुत टाइम बाद में ये बेस रेट उनकी 0.3% वीके सूरी जी को हम शामिल करना चाहेंगे। सर, आप इस पे कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे? इसमें ये ठीक कहा इन्होंने कि भाई पहले कर देना चाहिए था। मैंने भी बोला पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी कर दिया है तो ये नहीं कि इसका फायदा नहीं होगा। इसका वन टाइम भी बेनिफिट होगा और रेट का इंक्रीज होना और रेट का कम होना, रिडक्शन होना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज हो सकता है, हमें उम्मीद लग रही है कि रेट बढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में रेट कम भी होंगे। तो ये एक डिसीजन लिया है, तो एक राइट डायरेक्शन में डिसीजन लिया है। इसका आने वाले समय में फायदा पता लगेगा। इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। हमारे साथ हर्ष रुंगटा जी भी जुड़े हैं। इस चर्चा उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जनक राज कमेटी सर, उन्होंने रेट्स को मार्केट के साथ ज्यादा अलाइन होने के लिए इसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या किसी तरह के डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक करने की सिफारिश की थी। क्या ये सही था?
जनकराज कमेटी ने, जो कि आरबीआई ने ही अपॉइंट किया था, रिकमेंड किया था कि सारी रेट्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दिया जाए, चाहे आरबीआई की डिक्लेयर्ड बैंक रेट हो, चाहे टी बिल का 364 डे हो, या ऐसा और कोई रेट हो। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि शायद आरबीआई ने ये बात नहीं मानी, और ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तब ऐसे डिसीजंस लेना बहुत इजी है। तो वंस एंड फॉर ऑल अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क्स की तरफ हम जा रहे हैं तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, और जब ब्याज की दरें बढ़ रही हो उस समय ये पॉलिसी को लाना बहुत जरूरी है। वीके सूरी जी जुड़े हैं, बलवंत जैन और हर्ष गुप्ता तीनों ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बदलाव हुआ है आपको क्या लग रहा है कि 1 अप्रैल से क्या तुरंत ये बेनिफिट्स ग्राहकों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा? किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं बैंक के वो इसका फायदा उठा सकते हैं? पूजा, जहां तक मेरी जानकारी है, आरबीआई जो कैसे ये बेस रेट को एमसीएलआर रेट के साथ में लिंक करेगी और कैसे हार्मोनाइज करेगी, उसका जो प्रोसेस है वो अगले हफ्ते में शायद डिक्लेयर करने वाली है। तो क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी नेटिग्रिटी है, वो जब ये प्रोसीजर जब आरबीआई स्पेसिफाई करेगी उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये एक्चुअली 1 अप्रैल से किस तरह से लागू हो जाएगी। उसके पहले कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। ओके सर, फिर अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि बैंक ट्रांसमिट नहीं कर रही है जो भी अभी तक रेट कट हुए हैं, जो भी घोषणाएं आरबीआई की तरफ से हुई हैं। एक समय ऐसा था कि बेस रेट्स पर था, फिर एमसीएलआर पर शिफ्ट कर दिया गया सो दैट बैंक्स आगे इसको ट्रांसमिट करे, इसका फायदा कस्टमर्स को पहुंचाए, लेकिन तब भी हमने ऐसा होता नहीं देखा। अब ये घोषणा आई है, अब आपको क्या लगता है, क्या इसका फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा? ओवरऑल आप डिमांड सिनेरियो की अगर बात करें तो क्या वाकई होम लोन और होम बायर्स को इसका फायदा मिलेगा? डिमांड सिनेरियो को ओवरऑल कैसी दिखाई दे रही है कि वो इसका फायदा उठा सके? देखिए पूजा, ऐसा है कि ये समझना जरूरी है कि बेस रेट कैसे वर्क करती है और एमसीएलआर कैसे वर्क करती है। बेस रेट में जो बैंक की जो ओवरऑल एग्रीगेट जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है टोटल, उसका एवरेज निकाल के वो बैंक पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बेस रेट डिक्लेयर करते हैं, और बेस रेट के नीचे है ना बैंक किसी को भी लेंड नहीं कर सकती। एमसीएलआर में क्या है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है, मतलब आप जो इंक्रीमेंटल जो बोरोइंग कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है और उसके बेसिस पे आपकी जो लेंडिंग रेट है वो डिसाइड होती है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तो आपकी जो एफडी की रेट्स वगैरह है वो बढ़ रही है, तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो जो इम्पैक्ट है, ये जो बेस रेट है उसमें जो बेस है वो बहुत बड़ा है, तो उसका जो एवरेज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जो जैसे एमसीएलआर में चूंकि आपको 3 महीने 6 महीने या जो मैक्सिमम 1 साल तक की जो रेट है एमसीएलआर, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जैसे ही आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स डिपॉजिट की रेट वगैरह बढ़ती है, वैसे आपकी जो एमसीएलआर है वो इफेक्टिवली जल्दी बढ़ती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो होम लोन बोरोअर्स है वो एमसीएलआर का उनको जो तुरंत फायदा हो जाता है अगर रेट कम हो रही है तो, और अगर रेट बढ़ रही है तो उनको जो उनकी इफेक्टिव रेट है वो भी तुरंत बढ़ जाएगी। जैसे होम लोन के लिए जैसे आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है कि मैक्सिमम 1 साल का वो रेस्ट होना चाहिए, मतलब 1 साल के हर 1 साल के बाद में या उससे कम पीरियड में वो जो अपनी जो एमसीएलआर है होम लोन के लिए वो रिवाइज कर सकती है। और सेम सवाल आपसे, और आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे कि अगर बेस रेट और एमसीएलआर कस्टमर्स के बीच में दरों का फर्क देखें तो वो इस वक्त कितना है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। का फर्क 0.6% जैसे बताया इन्होंने वो है, लेकिन इसका जो बेनिफिट आप कह रहे हैं ग्राहकों को मिलेगा, आगे आने वाले समय में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा ग्राहकों को। अब बेस रेट और एमसीएल के रेट के कैलकुलेशन में डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए इसको लिंक किया गया है। जो कि आपके बेस रेट को कैलकुलेट करते थे रेपो रेट के, उसके बाद नहीं ट्रांसफर होता था, बारोअर्स को ट्रांसफर नहीं होता था बेनिफिट, तो वो जो है एक आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग लेते थे। जबकि एमसीएलआर में आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेंगे, उसमें आप डिपॉजिट किस रेट पर आपका डिपॉजिट उठाया हुआ है, अदर बोरोइंग्स आपकी किस रेट पर हैं, तो वो सारा जो है उससे वो कम पड़ता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है।
और बेस रेट को ये फेज आउट करने के लिए ये अभी लिंक किया गया है। धीरे धीरे जो है ये बेस रेट को फेज आउट कर दिया जाएगा और MCLR रेट ही रह जाएगा। और एक और डिफरेंस है इसमें कि आपका बेस रेट जो है वो रिव्यू होता है क्वार्टरली और जबकि आपका MCLR रिव्यू होता है मंथली और उसमें आपको फोर्टनाइटली, आपको मंथली, आपको क्वार्टरली, 6 मंथली, 1 ईयरली, क्या आपके रेट्स हैं वो आप हर महीने में बताते हैं जी। तो वैसा बेस रेट के उसमें नहीं होता है। तो बेनिफिट ग्राहकों को अवश्य मिलेगा। चलिए, अभी तक तो चर्चा से यही बात निकल कर आ रही है कि आगे चलकर धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सही, लेकिन इसका बेनिफिट ग्राहकों को जरूर मिलेगा। हर्ष जी, आपसे एक सवाल है कि आपको लगता है कि बैंकों को लोन शिफ्ट करने के लिए किसी तरह का NBFC चार्ज लेना चाहिए? बेस रेट और MCLR में कितना फर्क है? मेरे ख्याल से अगर हम बेस रेट इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2010 से और वो चला मार्च 31, 2016 तक, तो ऑब्वियसली अगर आपने 2010 में लोन लिया था तो आपका रेट बहुत हाई होगा और अगर आपने मार्च 2016 में लिया था तो इतना हाई नहीं होगा। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो बेस रेट वाले कस्टमर्स हैं वो करीबन 9.5 पौने 10 का होम लोन रेट आज भी दे रहे होंगे, जबकि वर्तमान के MCLR के जो कस्टमर्स हैं वो 8.35 के आसपास दे रहे हैं, यानी 1 से 1.25% पर एनम एक्स्ट्रा बेस रेट वाले कस्टमर्स आज की तारीख में बैंकों को चुका रहे हैं। चलिए, आप सभी के जो कमेंट्स आए हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आगे धीरे धीरे ग्रेजुअली पास ऑन करना चाहिए और होगा भी जरूर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी है तो इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। VK सूरी जी, बलवंत जैन जी, हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो MCLR और बेस रेट का जो अनाउंसमेंट हुआ RBI की तरफ से उसे डिटेल में हमें बताने के लिए, और एक टेक अवे तो यही निकला है कि आगे चलकर आपका जो बढ़ता ब्याज है वो सस्ता हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।